हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं एक बार फिर से प्रज्ञा प्लस टू हाई स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग नया नया सीरीज़ का शुरुआत करने जा रहे हैं जो क्लास 9th के लिए है। और हम लोग आज सोशल साइंस एसएसटी का पढ़ाई शुरू करेंगे। आज पहला जो सेशन चुना गया है वो आपका पॉलिटिकल साइंस का है, सिविक्स का है, कहने का मतलब राजनीति या लोकतांत्रिक कुछ भी कहिए, उनका आज क्लास होगा। जो पहला चैप्टर है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, समकालीन विश्व में लोकतंत्र पहला चैप्टर है। इसी का शुरुआत करते हुए इस चैप्टर को हम आगे बढ़ते हुए बिना स्किप किए हुए इसको वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है लोग अपना शासक, अपने पे जो शासन व्यवस्था चलाएगा लोगों पे, जनता पे, वो व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। और समकालीन समूचे विश्व के लोकतंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें मुख्य बिंदु को हम लोग देखेंगे, मेन जो पॉइंट हो सो पूरा चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मेन जो टॉपिक्स होता है, इसका मेन थीम जो इस चैप्टर का है वो हम पढ़ करके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें दो देशों की कहानी है, एक चील की है, चिली की, और एक पोलैंड की है। तो ध्यान देते हुए चैप्टर का शुरुआत करते हुए हम लोग देखते हैं। 11 सितंबर 1973 की घटना है। 11 सितंबर 1973। उससे पहले जानिए, चीले जो देश है उसका राष्ट्रपति था आयंदे। आयंदे जो हैं वो चीले की राष्ट्रपति थे। याद रखना है, चीले के राष्ट्रपति कौन थे? आयंदे थे। लेकिन घटना घटी 11 सितंबर 1973 को। 11 सितंबर 1973 को जनरल आगस्ती पिनोसे के नेतृत्व में उन्हीं का सेना, राष्ट्रपति आयंदे का ही सेना, उन पर अटैक कर दिया। अटैक किया, क्या किया? उनके घर को, निवास स्थान जो है उसको घेर लिया और बम बरसाने लगे। इस फौजी हमले से अयंदे की मृत्यु हो गई, अयंदे की मौत हो गई। और मौत के बाद जनरल अगस्तो पिनोसे ही वहाँ का राष्ट्रपति बन गए। और याद रखेंगे कि जो जनरल अगस्तो पिनोसे के सेना, जो राष्ट्रपति अयंदे की भी सेना थी, जो उन पर अटैक किया, अयंदे पर अटैक किया, उसमें अमेरिका का हाथ था। अमेरिका का सैनिक शासक व्यवस्था जो है वो भी अगस्तो पिनोसे के साथ मिलकर के उस पर अटैक किया था, क्योंकि अमेरिका जो है वो अयंदे की शासन व्यवस्था से खुश नहीं था। अमेरिका भी चाहता था कि अयंदे पूर्णतः उसका शासन व्यवस्था खत्म हो जाए, और जनरल अगस्तो को वो मोहरा बनाया। और जनरल अगस्तो उस पर अटैक करके, और उनका भी अपना प्लानिंग था कि अटैक करके हम अयंदे का पूर्णतः रूप से यहाँ से उसका तख्ता पलट करके खुद से राष्ट्रपति बन जाए। और जनरल अगस्तो पिनोसे ही राष्ट्रपति अयंदे के बाद बन गए। जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, उनका क्रूर बिहेवियर शुरू हुआ। क्या किए वो? जो फौजी अयंदे के समर्थक थे, जो अयंदे के समर्थक थे या जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, उन सब का सबसे पहले उन्होंने दमन किया, नाश किया, उनकी हत्या करवा दी। और वे सभी फौजे जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से सीधा इनकार कर दिया था, जो लोग नहीं चाहते थे कि अयंदे की सरकार गिर करके अगस्तों की सरकार बने, वो उन सेनाओं की भी हत्या करवा दिया। जिसमें एक अध्यक्ष के बारे में बताया गया है, जनरल अल्बर्टो बोसेले। याद रखेंगे ये नाम, जनरल अल्बर्टो बोसेले प्रमुख थे। उसकी हत्या करवाने के बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों को जेल में डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया। ये घटना याद रहेगा आप सबको। क्या हुआ? जनरल अगस्तो पिनोसे नेतृत्व किए और जो वहाँ के पुराने राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति अयंदे, उनकी हत्या करवा दिया उन्हीं के सेनाओं के जरिए, और खुद राष्ट्रपति बन गए। और बनने के बाद जो जो लोग अयंदे के समर्थक थे उनकी मृत्यु करवा दिया, उनके परिवार वालों के साथ काफ़ी दमनकारी व्यवहार किया। और जनरल अल्बर्टो बेसेले प्रमुख थे, उनका नाम आगे आएगा, इसलिए याद रखेंगे। उनकी हत्या करवा करके उनकी पत्नी और बेटी को सीधा जेल में डाल दिया। लेकिन कहा जाता है कि चिली में लोकतंत्र की वापसी होगी, तो हुई। 17 साल तक बोसोले का उसका शासन व्यवस्था पिनोसे का चलता रहा। और पिनोसे का 17 साल तक जब शासन चला तो 1988 में उनका शासन व्यवस्था समाप्त हुआ। और कब हुआ? जब उन्होंने जनमत संग्रह करवाई तो लोग उनके सैन्य शासन व्यवस्था को नकार दिया, सीधे नकार दिया कि नहीं रहना आपके शासन व्यवस्था में।
और लोकतंत्र की मांग कर दिया। और सैन्य शासन का अंत करने के बाद वही जनरल बेसेले जो जिसकी हत्या करवाई थी जनरल प्रमुख वायुसेना के जनरल बेसेले की बेटी मिशेल बेसेले को ही राष्ट्रपति चुना गया और यह कंप्लीट रूप से अब लोकतांत्रिक देश बन गया। याद रखेंगे, जनरल अल्बर्टो बेसेले की पुत्री मिशेल बेसेले को इस लोकतांत्रिक चिली देश का राष्ट्रपति चुना गया। लोकतांत्रिक सरकार द्वारा कराए गए जांच में पाया गया, जैसे ही मिशेल बेसेले की शासन व्यवस्था आई, उन्होंने एक कमेटी बिठाई, एक जांच करवाया, तो पता चला कि पिनोशे की जो सरकार थी वो क्रूर ही नहीं थी, लोगों के साथ क्रूरता बिहेवियर ही नहीं किया था, जब पूरी उसका शासन व्यवस्था ही भ्रष्ट था। ये हो गई चिली की कहानी। चिली का आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से लोकतंत्र की इसमें वापसी हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राज्य पोलैंड के बारे में। पोलैंड में भी अलोकतांत्रिक सरकार थी। वहाँ पे क्या हुआ था, 1980 में पोलैंड पर जारूजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स का शासन हुआ करता था। पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन हुआ करता था, जो मजदूर वर्ग के नाम से जाना जाता है, और वही शासन कर रहे थे कौन, जारूजेस्की। ठीक है, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स उन साम्यवादी यानी साम्यवादी को ही समाजवादी कहते हैं, उन समाजवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन साम्यवादी शासन वाले देशों में किसी अन्य राजनीतिक दलों को राजनीतिक में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी या अधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। लोग जो हैं वो साम्यवादी शासन या अधिकारियों का चुनाव अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वहाँ पे कुछ अलग नियम था। नियम क्या था कि नेताओं या पार्टी के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता उनको जेल में डाल दिया जाता। काफ़ी चीज़ है, लोग जो है समाजवादी या अधिकारी का चुनाव खुद नहीं कर सकते थे, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे, और जो ऐसा करने के लिए आते, जो नेता और पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते, उनको उठाकर सीधा जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार एक बड़ा साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। सोवियत संघ क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था उस टाइम पे देश जो है दो भागों में बट गया था। तो एक साइड अमेरिका हो गया था, दूसरे साइड सोवियत संघ, रसिया वगैरह जानिए, वो हो गया था। तो रसिया ही पोलैंड का एक बड़ा समर्थन दिया था पोलैंड की सरकार को, रसिया, तभी जाकर के ये साम्यवादी हुआ था और वही इस पर नियंत्रण कर रहा था। जनरल जारूजेस्की ने आंदोलन और अपनी आलोचनाओं से घबराकर 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। जब इस जनरल जारूजेलेस्की पर आंदोलन होने लगा, जब उसकी आलोचना करने लगी, तो वो घबरा गया और घबरा करके 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया पूरा देश में। तब जाकर के पोलैंड में लोकतंत्र आया। लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। किसने? लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने वहाँ पे हड़ताल कर दिया, जिसका नेतृत्व बाद में लोक वेलेसा ने किया था। एक पेशे में लोक इलेक्ट्रीशियन था वो, और बाद में पोलैंड का राष्ट्रपति बन गया। जब हड़ताल करने के बाद उनका शासन व्यवस्था खत्म हुआ तो पोलैंड का राष्ट्रपति किसे चुना गया? लेक वेलेसा को। पोलैंड के कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी, लेकिन देश के शासक दल अलग अलग किसी न किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति भी नहीं दिया गया था। जब हड़ताल का समर्थन मिलना शुरू हो गया तो मजदूरों ने अन्य बड़ी मांगे जो है पूरी मांगना शुरू कर दिया। जो उनमें से कुछ थी, स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग कर दिया, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस में लगी सेंसरशिप को हटाया जाए। प्रेस पर भी कानून लगाया गया था, वो सब हटाया जाए। और इस तरीके से जा करके उसी आंदोलन का एक फ़ायदा उठा और पोलैंड पूरी तरह से लोकतंत्र बन गया। वहाँ पे अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लग गई। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चिली में किसके द्वारा और कब सरकार का तख्ता पलट हुआ? तो चिली में 11 सितंबर 1973 को आगोस्तो पिनोशे ने वहाँ सरकार का तख्ता पलट कर दिया। तो किसके द्वारा? आगोस्तो पिनोशे के द्वारा। कब? 11 सितंबर 1973 को सरकार का तख्ता पलट हुआ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो 18 साल या उससे अधिक उम्र के जितना भी नागरिक है, किसी भी रंग भेद, जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव किए बिना उन्हें वोट देने की प्राप्ति हो जाती है, तो इस प्रकार के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। फिर से समझेंगे, 18 साल
या 18 साल से ऊपर के आयु के जितने भी नागरिक हैं उसमें ना रंग भेद, जाति, धर्म, लिंग आदि किसी का भी भेदभाव ना करते हुए उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाए, इसी प्रकार के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहेंगे। जनमत संग्रह किसे कहेंगे? जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के समक्ष कोई एक प्रस्ताव रखकर उन पर हो या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यदि किसी नए संविधान या कानून या सरकार किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। इसी जनमत संग्रह में एक ऐसा संग्रह है जिसमें मतदाताओं के समक्ष कोई प्रस्ताव रखकर उस पर हो या ना दोनों में जवाब मिलेगा तो उसका प्रत्यक्ष चुनाव हो सकता है, या किसी भी नए संविधान या कानून या सरकार किसी के नीति पर कराया जा सकता है। चिली का सैनिक विद्रोह किसकी सहायता से किया गया? तो चिली में जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने कराया था, उसकी सहायता से हुआ। सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने में सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं? तो वो देखेंगे कौन कौन स्वतंत्रता समाप्त हो गया। तो देखेंगे किसी भी तरह का राजनीतिक गतिविधियां मान्य नहीं की जाती। जैसे ही तख्ता पलट हुआ सरकार का तो किसी भी राजनीतिक गतिविधि को माना नहीं जाएगा, और ऐसा करते हुए अगर पाया गया तो उन्हें सीधा गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। ये पहला था। दूसरा क्या हुआ? प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको छीन लिया गया, प्रेस की आज़ादी खत्म। तीसरा था किसी भी व्यक्ति को अपने किसी भी समय बिना कारण बताए बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति खाली शक के बेसिस पे बिना कोई कारण बताए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और कई वर्षों तक की सजा दी जा सकती है। ये एक नया कानून बना दिया गया था जो अच्छा नहीं था। वकील या दलील के लिए भी सैन्य शासक में कोई स्थान नहीं था। अगर आपको जेल में डाल दिया गया है तो सैनिक व्यवस्था के खिलाफ कोई भी वकालत या दलील पेश नहीं कर सकता है, और आंदोलन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। इतना ज़्यादा क्रूरता बिहेव किया गया था। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ बनता है यहाँ पे, लोक वेलेसा कौन था? तो लेक वेलेसा पोलैंड का एक मजदूर यूनियन का नेता था जो इंजीनियर था, और बाद में 1990 में जब चुनाव हुआ तो वो क्या बन गया? पोलैंड का राष्ट्रपति बन गया। अफ्रीका उस देश का नाम बताइए जहाँ पहले स्वतंत्र हुआ। तो अफ्रीका का सबसे पहला देश कौन सा है? घाना। आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की क्या स्थिति है? तो आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की सबसे अधिक संख्या हो गई है, और इसकी संख्या बढ़ ही रही है। सब देश जो अलोकतांत्रिक है वो भी लोकतंत्र हो रहा है, और जो लोकतंत्र हो रहा है वो मजबूत हो रहा है। उसके बाद है सॉलिडेरिटी। क्या है? सॉलिडेरिटी एक संगठन का नाम है जो 1980 में पोलैंड के मजदूरों द्वारा बनाया गया। कुछ ही वर्षों में इस संगठन के सदस्यों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई, जिसके नेता लेक वेलेसा बाद में पोलैंड के राष्ट्रपति बन गए। साम्यवादी शासन व्यवस्था क्या है? तो जिस देश में साम्यवादी पार्टी चलाया गया शासन अन्य पार्टियों का शासन या सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं देती, यानी जहां एक ही पार्टी चलता है अन्य पार्टियों की शासन करने का या सत्ता बनाने का प्रयास नहीं होता। और राज्यसभा में बड़ी संपत्ति और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। इसी व्यवस्था को साम्यवादी शासन व्यवस्था कहते हैं। G8 के सदस्य कौन कौन थे? तो G8 के सदस्य थे कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, यूएसए, रूस और फ्रांस। ये G8 के सदस्य हैं। कौन कौन? कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, यूएसए और रूस और फ्रांस। विश्व का सबसे बड़ा धन देने वाला संस्थान का नाम क्या है? जो सबसे ज़्यादा बड़ा धन देता है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1990 में पोलैंड में किस पार्टी की सरकार बनी और यह 100 में से कितने सीटें लाई? तो ये कौन था? सबको पता होगा। 1990 में जब लोकतांत्रिक सरकार बना तो ये पोलैंड में सॉलिडेरिटी पार्टी के नाम से सरकार बनी थी, और 100 में से 99 सीट पर ये जीती थी चुनाव। गडास्क संधि के बाद मजदूर संगठन का नाम बताइए। तो नाम क्या था? सोलिडरनोस्क। पोलैंड में हड़ताली कर्मचारियों के नेतृत्व किसने किया? तो लेक वेलेसा ने किया, जो क्या था पेशे में? क्या था वो? एक इंजीनियर था। 1980 में पोलैंड की शासन की मदद किसने की? तो जनरल जारुजेल्स्की ने की थी। अयंदे कौन था? उसकी प्रमुख नीतियाँ क्या थी? तो अयंदे चीले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक संगठन का नेतृत्व किया था। उनकी प्रमुख नीतियाँ क्या थी? उनकी नीतियों में थी गरीबों मजदूरों फायदे वाली अनेक नीतियाँ थी। गरीब के लिए, मजदूर के लिए, उनके फ़ायदा के लिए अनेक नीतियाँ बनाई गई थी। शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे।
विदेशों कंपनियों द्वारा देश में तांबा प्राकृतिक संपदा बाहर ले जाने के खिलाफ था। इसीलिए जब वो विदेश वाले थे ना, जो प्राकृतिक संपदा को नहीं ले जा पाते थे, जिससे अमेरिका काफ़ी नाराज़ था और वो चाहते थे कि जो चिली के राष्ट्रपति हैं उनको अयंदे को जड़ से उखाड़ फेंके, और उन्होंने साथ दिया और सही में ऐसा हुआ। उसके बाद जो लोग समर्थन किए वह काफ़ी नुकसान हुआ। चिली में लोकतंत्र की वापसी कब हुई और चिली में कब और किसके द्वारा तख्तापलट हुआ? तो 11 सितंबर 1973 को चिली में अगस्तो पिनासो के द्वारा सरकार द्वारा तख्तापलट कर दिया गया। उसके बाद है लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोगों द्वारा चुनी गई, लोगों के लिए ही या लोगों के द्वारा ही किया गया शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहते हैं। जनमत संग्रह तो मैंने बता दिया। शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है और इनमें कौन सी शासन प्रणाली अच्छी होती है? तो शासन प्रणाली फिलहाल दो ही प्रकार की है, लोकशाही बोलो या लोकतंत्र बोलो या राजशाही बोलो राजतंत्र बोलो। तो लोकतंत्र और राजतंत्र दो प्रकार की होती है, जिसमें बेहतर का एक तीसरा चार होता है। लोकतंत्र यानी लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही और मार्शल लॉ। लोकतंत्र में होता है लोगों द्वारा शासन व्यवस्था चुनना, राजतंत्र में एक राजा, तानाशाही का मतलब होता है एक पार्टी जो बार बार जीतेगा और लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, वो मार्शल लॉ मतलब कर्फ्यू होता है। तो लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। मार्शल लॉ में सेनाओं का शासन चाल लागू हो जाता है। चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता किसने किया? तो चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया। सेना के द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं समाप्त हो गई? तो किसी भी राजनीतिक गतिविधियों को नहीं मानना था, और जो भी ऐसा करेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को बिना बताए गिरफ्तार करने के लिए अनुमति दे दी जाएगी। वकील या दलील ये सब नहीं करना था। नेक्स्ट है 1980 में पोलैंड के हड़ताल पर जनता का समर्थन बढ़ाने वाले हड़ताली कर्मचारियों ने कौन कौन सी मांगें बढ़ा दी? तो हड़ताली कर्मचारी निम्न मांगें बढ़ा दी। मजदूर संगठन बनाने की मांग की, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की और प्रेस पर से सेंसरशिप हटाने की मांग की। ये सारे काम थे टोटल। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। कुछ कुछ टॉपिक और इसमें बच जाता है जो काफ़ी बेहतरीन है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। उपनिवेश क्या है? जब कोई देश किसी देश को अपने अधिकार कर लेता है, उन्हें शासन करता है और उनको अधीन देश को उपनिवेश कहते हैं। जब कोई देश है वो किसी देश को यानी दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है, उस पर शासन करता है, और जो देश उसके अधीन हो गया उसको उपनिवेश कहते हैं। विश्व बैंक किसी भी सरकार को ऋण कैसे मुहैया कराता है? विश्व बैंक कैसे सरकार को ऋण देता है? तो विश्व बैंक किसी देश को उधार देने से पहले ये संस्थाएं संबंध सरकार को अपना हिसाब किताब दिखाने के कहती है और उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसको नीतियों में कुछ बदलाव देकर निर्देश देती है और फिर ऋण देती है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा पर टिप्पणी लिखना है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देश उसके सदस्य हैं। इन सदस्य देशों को एक एक वोट मिला हुआ है, सब एक वोट दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र की जब बैठक होती है तो प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है, और महासभा के स्वरूप कुछ सांसद के जैसा ही है, संसद में जैसे होता है वैसा ही, जिसमें कई प्रकार की बातों पर चर्चाएं होती है। यह एक लोकतांत्रिक संगठन की तरह काम करता है, एक लोकतांत्रिक संगठन है उसके जैसा काम करेगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद है, इसमें कुल 15 सदस्य हैं और जिसमें 5 सदस्य को स्थायी बोला गया है और बाकी अस्थायी है। ठीक है, तो स्थायी सदस्य में आता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। वीटो क्या है? वीटो का अधिकार क्या है? किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला हुआ वह अधिकार जिससे वह कानून या फैसले को अकेले रोक सकता है, रोक देगा, उसी अधिकार को वीटो कहा जाता है। वीटो के किसी फैसलों को रोकने के लिए असीमित अधिकार दिया गया है। सुरक्षा परिषद क्या कार्य करता है? तो सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद कहलाता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला कर रहा है तो ऐसे मामले में सुरक्षा परिषद उसको देखता है और उस पर काम करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्तावेज बना करके गलती करने वाले देश के खिलाफ कार्यवाही भी सुरक्षा परिषद कर सकता है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने देश के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य जो है वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होता है और फिर से एक नया देश बनता है। सुरक्षा परिषद में अगली ताकत किन देशों को प्राप्त है?
सुरक्षा परिषद में असली ताकत किनको प्राप्त है? तो मेन जो ताकत होता है वो अस्थायी सदस्य को प्राप्त है। वो 5 ही हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है या काम करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है जो दुनिया में किसी भी देश को उधार देता है और पैसा देता है, जिसमें 188 देश है। विश्व बैंक के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? तो अमेरिकी वित्त मंत्री। सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्व यूरोप का क्या प्रभाव पड़ा? सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्व यूरोप के सभी देश सोवियत संघ के जो हिस्से थे वो अलग हो गए और स्वतंत्र हो गए। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अब अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, आगे के वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लेना, और उम्मीद है ये अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। जो टॉपिक उस हमारे मुख्य बातें में नहीं थी वो इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इसका अगला चैप्टर जो है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।